हेलो विद्यार्थियों। हाँ विद्यार्थियों, कैसे हो आप? अच्छे हो? हाँ, अच्छी बात है। हाँ तो बच्चों, आज हम केदारनाथ अग्रवाल जो कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर, ये कविता आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। उनका तात्कालिक साहित्य आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। बच्चों, 22 जून 2000 को अपने जो कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं, उनका देहांत हो गया था। बच्चों, ये जो कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर, ये कविता उस समय लिखी गई जब कवि किसी कार्यवश या केदारनाथ जी किसी कार्यवश चंद्रगहना नामक गांव से वापस लौट रहे थे। लौटते समय एक ऐसे खेत के पास बैठकर वे प्रकृति का आनंद लेते हुए इस कविता की रचना करने लगे। इस कविता में ग्रामीण परिवेश और खेत खलिहान का सुंदर चित्रण किया गया है। तो बच्चों, हम अपनी कविता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कह रहे हैं कि मैं चंद्रगहना नामक जो स्थान था, वो जगह देखकर मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं इस खेत की मेड़ के ऊपर, मेड़ बच्चों जानते हो, मेड़ होती है खेतों के बीच की मिट्टी की बनी हुई दीवार, उसको मेड़ कहते हैं। कवि उस खेत की मेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और प्राकृतिक दृश्य को देखने लग जाते हैं। तो उनको खेतों के अंदर चने की फसल दिखाई देती है। तो उस चने की फसल को देखकर, चने के पौधे को देखकर कवि के मन में क्या कल्पना हुई, देखिए। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। बच्चों, यहाँ पर कवि यह कहना चाह रहे हैं, बीते का शब्द का अर्थ होता है बालिस्त, यानी एक पुराने ज़माने का नाप होता है जो अपने अंगूठे से लेकर तर्जनी अंगुली के बीच की जो दूरी होती है उसको माना गया है। और ठिगना का मतलब होता है छोटे कद का। मुरेठे का मतलब होता है साफा या फिर पगड़ी। हाँ तो बच्चों, इस चने के पौधे को देखकर कवि के मन में जो कल्पना हुई, वो कहने लगे कि एक चने का पौधा इस खेत में एक बीते के बराबर है, बलिष्ठ के बराबर है, और यह ठिगना सा है, और इसके ऊपर जो गुलाबी रंग के फूल हैं, उस फूल को देखकर कवि के मन में यह कल्पना हुई कि मानो यह अपने सिर के ऊपर एक पगड़ी बांधे हुआ है और सज कर खड़ा हुआ है। हाँ बच्चों, आगे देखो, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली। हटीली एक विशेषण है जो अलसी की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब होता है जिद्दी से। देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूल को सर पर चढ़ा कर कह रही, जो छुए यह दूं हृदय दान उसको। इस कविता में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि उसी चने के पौधे के पास में एक अपनी जिद्दी से ही एक अलसी का पौधा उगाया है। बच्चों, अलसी का पौधा
बिल्कुल पतला होता है और लचीला होता है। तो इस लचीले पौधे को लचीला होने के कारण कवि ने यहाँ पर उनको एक नायिका की उपाधि दी है, नायिका का प्रतिरूप दिया है। तो कह रहे हैं कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी है अटीली, कि उसी चने के पास में एक अलसी का पौधा अपनी हट से, अपनी जिद्दी से खड़ी है, और वो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह देह से पतली है और कमर उसकी लचकदार है, और उसने भी अपने शीश के ऊपर, सिर के ऊपर नीले रंग का फूल धारण कर रखा है, और मानो ऐसे कह रही है कि जो मुझे छुए उसे मैं अपना हृदय दान में दे सकती हूँ। कहने का मतलब, जब हवा के झोंके से वह अलसी का पौधा पतला होने के कारण इधर उधर हिलता है, तो ऐसा लगता है कि मानो वह यह शब्द कह रही है कि जो उसे स्पर्श करेगा उसे अपना हृदय दान में दे देगी। कहने का मतलब बच्चों, वह अपने आप को समर्पित कर देगी। आगे देखिए, देखो बच्चों, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। सयानी का मतलब बच्चों समझदार होता है। हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ जी सरसों की फसल को देखकर कह रहे हैं कि जैसे सरसों की फसल पक जाती है तो उसके ऊपर पीले फूल आने लग जाते हैं। उस पीले फूलों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो सरसों की जो फसल है वह समझदार हो गई है और सयानी हो गई है, और पीले फूल आने के कारण कवि को जो सरसों की फसल ऐसे लग रही है कि मानो उसने अपने हाथ पीले कर लिए। हाथ पीले करना, शादी करना, हाथ पीले कर लिए हैं, और हाथ पीले कर कर वह अब विवाह के मंडप में आ गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया आज जैसे, और जैसे फागुन के महीने के अंदर फाग गाते हैं चंग के साथ में, उस चंग के साथ में धमाल गाते हुए जब व्यक्ति आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो फागुन भी अपनी छटा लहरा रहा है। आगे देखो बच्चों, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन का मतलब होता है बच्चों सुनसान इलाका। कवि यहाँ पर यह कह रहे हैं कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और अंचल का मतलब होता है लाल रंग, अर्थात उसका आंचल, प्रकृति का आंचल, प्रेम रूपी आंचल। कवि कह रहे हैं कि देखता हूँ मैं। जब ऐसे दृश्य को जब कवि देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मानो यहीं सुनसान इलाके में कोई न कोई स्वयंवर हो रहा है, और इसमें प्रकृति बहुत खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है, और वह अपना प्रेम रूपी आंचल हिला रही है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ है। कवि यह कहना चाहते हैं कि यह जो सुनसान इलाका है, इस सुनसान इलाके के अंदर प्रेम रूपी जो उपजाऊ भूमि है वो कवि को अधिक प्रिय लग रही है। आगे देखो बच्चों, और पैरों के तले एक पोखर का मतलब तालाब, उठ रही इसमें लहरियाँ। और यहीं पर बैठे बैठे कवि की नज़र एक छोटे से तालाब के ऊपर गिरती है, और उस तालाब के अंदर पानी लहरा रहा है। उसी के अंदर, तालाब के अंदर क्या बता रहे हैं आगे, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियाँ। कवि कह रहे हैं कि नीले तल के ऊपर, धरातल में जो भूरी भूरी घास उग रही है वो भी लहरा रही है।
एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। और उस पानी के अंदर जब सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो कवि को ऐसा लगता है कि मानो उसमें चांदी का एक गोल खंभा दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर आंखें चक्काचौंध हो जाती है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। हाँ बच्चों, यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि उस पोखर के आसपास में कई पत्थर पड़े हुए हैं और पत्थर होने के कारण वह पानी में भीगे हुए हैं। तो पत्थर पानी में भीगे हुए होने के कारण कवि यह कहना चाहते कि न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी, वह चुपचाप शांत वातावरण से पानी पी रहे हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। क्या कह रहे हैं कवि? आगे कह रहे हैं कि वहीं पोखर के अंदर, उसी तालाब के अंदर जो बगुला पक्षी है वो अपनी टांगे पानी के अंदर डुबो रखे हैं। देखते ही मीन चंचल, और जब वह छोटी चंचल को देखते हैं, चंचल मछली को देखते हैं तो अपनी ध्यान निंद्रा त्याग देते हैं, अर्थात अपनी नकली नींद को वो त्याग देते हैं। और जैसे ही उसके पास मछली आ जाती है तो उसे चट से दबाकर अपनी चोंच में गले से नीचे उतार लेते हैं। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया है बच्चों। आगे देखो कविता में क्या कह रहे हैं कवि कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। इतनी देर में ही कवि की नज़र एक काली माथे वाली चिड़िया के ऊपर गिरती है। उसके सफ़ेद पंख हैं, वो तुरंत हवा में तेज़ गति से उड़ती हुई पानी के ऊपर कूदती है और जैसे ही उसको मछली दिखाई देती है वह पानी के ऊपर कूद पड़ती है और अपनी चोंच में एक चटुल मछली, चटुल का मतलब होता है फुर्तीली, उस फुर्तीली मछली को तुरंत अपनी चोंच में दबाकर, पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश के अंदर उड़ जाती है। और यहीं से भूमि उपजाऊ है, जहाँ से रेल की पटरियाँ गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। आगे कवि कह रहे हैं कि यहीं से आसपास में ट्रेन का मार्ग है, जो पटरियाँ हैं उसकी वह जा रही है और सुनसान इलाका है, ऊंची भूमि है और मैं यहाँ पर स्वतंत्र होकर, स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र होकर यहीं पे बैठा हुआ हूँ। मुझे जाना तो कहीं नहीं है, लेकिन मैं स्वतंत्र होकर यहीं प्रकृति का जो सौंदर्य है वह देख रहा हूँ। आगे बच्चों देखो, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी। अनगढ़ का मतलब होता है उबड़ खाबड़, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े। रीवा का मतलब होता है बच्चों, ये रीवा का पेड़ होता है, वो एक प्रकार की झाड़ी की तरह लगता है, जो कांटेदार झाड़ी होती है। देखो, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी। अब कवि चित्रकूट की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि वह अनगढ़ चौड़ी, उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, दूर दिशाओं तक फैली हुई है, बांझ भूमि अर्थात अनउपजाऊ भूमि है, इधर उधर रीवा के कांटेदार कुरूप खड़े हैं और इधर उधर आसपास में जो कांटेदार झाड़ियां हैं वह खड़ी हुई है, अर्थात जंगली इलाका है। सुन पड़ता है मीठा रस टपकता सुग्गे का सवर, टें 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 टें। इतने में इस सुनसान इलाके में कवि को, सुग्गे का मतलब होता है तोता, कि इतने में ही कवि को उस सुनसान इलाके में मीठा मीठा रस टपकाता हुआ तोते का जो स्वर है वह सुनाई देता है। वन स्थली का हृदय चीरता हुआ, वन स्थली का यानी जंगल, वन भाग, वन का भाग, जंगली भाग, अर्थात उस जंगल के भाग का वन स्थली का हृदय चीरता हुआ दूर तक सुनाई देता है, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। और वहीं पर ही उन्हें सारस का स्वर भी सुनाई देता है, जो टिरटो टिरटो की मधुर आवाज़ में बोल रहे हैं, मन होता है उड़ जाऊं। इतने में कवि का मन कहता है कि मेरा मन भी ऐसा करता है कि मैं सारस के साथ पर लगाकर उड़ जाऊं।
पर फैलाए सारस के संग, पर फैलाए सारस के संग। पर का मतलब पंख, कि मैं भी अपने पंखों को फैलाकर उस सारस के साथ में उड़ जाऊं जहां जुगल जोड़ी रहती है। कहने का मतलब जहां पर सारस की पति पत्नी की, नर और मादा की जो जोड़ी रहती है, वहां उड़ जाऊं। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, और मैं भी उसकी सच्चे प्रेम की जो कहानी है उनकी कहानी को चुपके चुपके सुन लूं। देखो मित्रों, बच्चों, यहाँ पर जो कवि केदारनाथ जी हैं, वो केदारनाथ जी इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बड़ा ही मनमोहक है, अच्छा लगने वाला है, और यहाँ पर जो मधुर पक्षियों की आवाज़ है वो भी बड़ी सुहानी अच्छी लगती है। तो बच्चों, यहाँ पर चने के पौधे को नायक का रूप दिया गया है और अलसी के पौधे को नायिका का रूप दिया गया है। कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, कुछ इस पाठ में कविता में मुहावरे आए हैं, उन मुहावरों को देख लेते हैं। हाथ पीले करना, शादी करना, हृदय का दान देना, समर्पित होना, सयानी होना, विवाह योग्य होना, गले में डालना, जल्दी से खाना या निगल जाना, हृदय चीरना, दिल को बहुत बहुत दुख पहुंचाना, सिर पर चढ़ाना, अधिक छूट देना। बच्चों, कविता के अंदर जो महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। चंद्र गहना नामक कविता के रचयिता कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल। दूसरा नंबर प्रश्न देखो, चंद्र गहना से लौटती बेर शीर्षक में बेर का हास्य क्या है? समय। प्रश्न नंबर 3 देखो, देख आया चंद्र गहना में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कवि किस स्थान पर बैठकर प्रकृति को निहारता है? खेत की मेड़ पर बैठकर। प्रश्न नंबर 5वां देखो बच्चों, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल फूल का सज कर खड़ा है। इन पंक्तियों में बच्चों कौन सा अलंकार है? तो बता देना, परीक्षा में पूछे तो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार से तात्पर्य क्या है? बच्चों, जब प्रकृति की जड़ और प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप लगाया जाता है तो उन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार होता है। हठीली विशेषण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अलसी के लिए हुआ है। प्यास जाने कब बुझेगी में कवि ने प्यासा किसे बताया है? तालाब के किनारे पड़े पत्थरों को प्यासा बताया है। कविता में किसके हाथ फागुन मास में पीले कर दिए गए? सरसों की। प्रश्न नंबर 10 देखो बच्चों, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि ने किस भूमि की ओर उपजाऊ को अधिक उपजाऊ माना है? तो उत्तर है प्रकृति के सामीप्य की भूमि को अधिक उपजाऊ माना है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।